7 मई 2025 की वो रात जब पाकिस्तान के बहावलपुर में अब्दुल रऊफ अजहर अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। वो वही शख्स था जिसने 1999 में IC 814 विमान हाईजैक करवाया था, जिसकी वजह से 179 यात्री 8 दिन तक दहशत में जिए थे, जो सालों से पाकिस्तान की सरजमीन पर बेखौफ घूमता रहा और जो ये सोचता था कि भारत कुछ नहीं कर सकता। उस रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए खत्म हो गई। रात ठीक 1:05 पर भारत के राफेल, सुखोई MKI और मिराज फाइटर जेट्स ने भारतीय एयर स्पेस में रहते हुए मिसाइलें और बम दागने शुरू किए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। सिर्फ 25 मिनट में लश्कर-ए-तैयबा, जाइश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे बड़े अड्डे पूरी तरह मलबे में बदल गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं था, ये उन 26 औरतों के टूटे हुए सपनों का जवाब था, जिनकी मांग का सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में धर्म के नाम पर हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। अब सवाल ये है कि भारत ने ये ऑपरेशन किया कैसे और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस दिन पर जिस दिन भारत के सब्र का आखिरी धागा टूट गया था। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर, पहलगाम, बैसरन घाटी। ये वो जगह है जिसका नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर उभरती है। हरे भरे मैदान, ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां और उन मैदानों में घूमते हुए लोग जो देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं कुछ पल की खुशी तलाशने। उस दिन भी वहाँ परिवार थे। कोई हनीमून मना रहा था, कोई अपने बच्चों को पहली बार पहाड़ दिखाने लाया था, कोई बरसों की तमन्ना पूरी कर रहा था। हंसी थी, फोटो थे, यादें बन रही थी। और फिर वो आए 5 से 6 आतंकवादी, हथियारों से लैस, आंखों में खून और दिल में वो जहर जो पाकिस्तान की जमीन पर सालों तक सींचा गया था। उन्होंने एक एक इंसान को रोका, उनसे धर्म पूछा। जिसने हिंदू कहा उसे गोली मार दी गई, जो कलमा नहीं पढ़ सका उसे बेरहमी से मार दिया गया, ठंडे दिमाग से, एक के बाद एक, बिना किसी रहम के। उस दिन 26 मासूम पुरुष अपने घरों से निकले थे। किसी ने पत्नी से वादा किया था जल्दी आऊंगा, किसी ने बच्चे से कहा था शाम को खेलेंगे, किसी ने बूढ़ी माँ से कहा था 2 दिन में लौट आता हूँ, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नियों की मांग का सिंदूर उसी घाटी में मिट गया। उनके बच्चों का बचपन उसी मिट्टी में दफन हो गया। उनकी माओं ने जो आंखें दरवाजे पर लगाईं वो आज भी इंतजार में है। एक आतंकी ने एक विधवा की आंखों में आंखें डालकर कहा था जाकर अपनी सरकार को बता देना। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उस एक वाक्य ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये कोई पहला हमला नहीं था। पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो खूनी खेल खेला है उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 मुंबई, 10 आतंकवादी, 166 बेगुनाह जाने, ताज होटल की जलती हुई वो इमारत जो आज भी आंखों के सामने आती है, 2016 में पठानकोट और उरी, 2019 में पुलवामा, 40 CRPF जवान, एक के बाद एक ताबूत, 40 माओं का कलेजा छलनी। और हर बार पाकिस्तान ने वही किया, मुकर गया। आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया, दुनिया के सामने भोला बनकर खड़ा हो गया। लेकिन पहलगाम के बाद भारत ने तय कर लिया अब और नहीं। इस बार न सिर्फ सैन्य जवाब दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। पाकिस्तान की करीब 80% सिंचाई योग्य जमीन इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत के पास अधिकार था कि पानी रोके या एकाएक छोड़े। अटारी बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए, पाकिस्तानी क्रिकेटर, सेलिब्रिटी और मीडिया हाउस भारत में बैन कर दिए गए। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी, असली जवाब अभी बाकी था। पहलगाम हमले के अगले ही दिन से दिल्ली के बंद कमरों में एक और कहानी चल रही थी। 29 अप्रैल 2025, नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के सबसे ताकतवर और सबसे जिम्मेदार लोग एक मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। प्रधानमंत्री ने सिर्फ कहा जो करना हो करो, पूरी छूट है। उसी रात से रॉ और नेट गार्ड ने पाकिस्तान और POK में मौजूद हर आतंकी ठिकाने की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर एजेंसी, हर अफसर, किसी ने छुट्टी नहीं ली, किसी ने घड़ी नहीं देखी। सबके जहन में एक ही बात थी, पहलगाम के उन 26 परिवारों को इंसाफ दिलाना है। कुछ ही दिनों में 21 आतंकी ठिकानों की पूरी तस्वीर तैयार हो गई। हर ठिकाने की बनावट, कितने आतंकी हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ हथियार रखे जाते हैं, कहाँ ट्रेनिंग होती है, सब कुछ। NSA डोभाल ने उन 21 में से 9 सबसे खतरनाक ठिकाने चुने। ये वही जगहें थी जहाँ से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जहाँ से मुंबई के दरिंदों को ट्रेनिंग मिली थी, जहाँ से पहलगाम के हथियारे तैयार हुए थे। 5 मई 2025 तक
पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जानकारी दी, हर टारगेट, हर हथियार, हर रिस्क। प्रधानमंत्री ने बिना देर किए मंजूरी दे दी और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जो 26 मांगे उजाड़ी गई थी उसका हिसाब चुकाना था। इस ऑपरेशन के लिए भारत ने दुनिया के सबसे घातक हथियार चुने, स्काल्प क्रूज मिसाइल, 550 किलोमीटर दूर के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह करने की क्षमता। ये इतनी नीची उड़ती है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। जब तक पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी होती ही है। ब्राह्मोस, भारत और रूस की साझा ताकत, आवाज से 3 गुना तेज, 500 किलोमीटर की मारक क्षमता। जब ये गिरती है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। फ्रांसीसी तकनीक, बिना जीपीएस के भी 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को मिट्टी में मिलाने की क्षमता। और स्पाई 2000, जिसकी सटीकता की मिसाल दुनिया में कम मिलती है। राफेल और मिराज को फ्रंट लाइन अटैक की जिम्मेदारी दी गई। सुखोई MKI को एयर डिफेंस कवर की। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को स्टैंड बाय पर रखा गया। और सबसे जरूरी बात, भारत का एक भी जवान दुश्मन की जमीन पर पैर नहीं रखेगा, सिर्फ मिसाइलें जाएंगी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात फाइटर जेट्स मिसाइलों और बमों से लैस होकर भारतीय एयर स्पेस में अपनी अपनी पोजीशन पर थे। रात का गहरा अंधेरा, पूरी तरह सन्नाटा। पाकिस्तान और POK में आतंकी बेखबर सो रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन से ठीक 3 घंटे पहले ट्विटर पर लिखा था, चैन से सो जाओ, PAF जाग रही है। 3 घंटे बाद उन्हें पता चला कि असली नींद किसकी उड़ने वाली थी। रात 1:05 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सबसे पहला निशाना बना मुजफ्फरबाद में लश्कर-ए-तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप। यही वो जगह थी जहां ट्रेनिंग लेकर निकले आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में मासूमों का खून बहाया था। सर्वेलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल आया। स्कैल्प मिसाइल रात के अंधेरे में निकली, रडार को चकमा देते हुए, लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए, और कुछ ही सेकंड में सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोले में बदल गईं। तेज धमाका, काला धुआं, गिरती दीवारें। जो सो रहे थे फिर कभी नहीं उठे। इसके बाद एक के बाद एक मुजफ्फरबाद में जायश का सैयदना बिलाल कैंप, जहां फिदायीन बनाए जाते थे। कोटली में लश्कर का गुलपुर कैंप, जहां से निकले आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों की बसों पर हमला किया था। बरनाला कैंप, अब्बास कैंप, मिसाइलें गिरती रहीं, ठिकाने तबाह होते रहे। इस पूरे वक्त प्रधानमंत्री मोदी लगातार NSA डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। POK के 5 ठिकाने खत्म हो चुके थे। अब ऑपरेशन इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के अंदर जाने वाला था। पहला पाकिस्तानी टारगेट था सियालकोट में जायश का सरजाल कैंप। यही मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 भारतीय जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को तैयार किया गया था। इसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप भी था, जहां से 2016 पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश बुनी गई थी। भारतीय एयर स्पेस में रहते हुए फाइटर जेट्स ने मिसाइलें दागी, लंबी दूरी तय कर, पाकिस्तान के रडार को चकमा देकर। और सियालकोट के दोनों कैंप, जो कल तक आतंक के अड्डे थे, उस रात इतिहास बन गए। इसके बाद बारी आई मुरीदके की। लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा गढ़ मरकज-ए-तैयबा, 1990 से आतंक की फैक्ट्री। 2008 के मुंबई हमले के लिए अजमल कस्साब और उसके साथियों को यही तैयार किया गया था। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा जैसे षड्यंत्रकारियों की जड़ें भी यहीं तक जाती थीं। जब इस कैंप के कोऑर्डिनेट्स कंट्रोल रूम में आए तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, ये उन 166 मुंबई पीड़ितों की बेइज्जती का प्रतीक था। मिसाइल छूटी और मुरीदके का वो किला, जो 3 दशकों से खड़ा था, कुछ ही पलों में ढेर हो गया। 8 ठिकाने तबाह हो चुके थे, लेकिन एक अभी बाकी था, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे जरूरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर। यहाँ था मरकज सुभान अल्लाह, जाइश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। यही वो जमीन है जहाँ मसूद अजहर पैदा हुआ, जहाँ उसने इस खूनी संगठन की नींव रखी। 2001 का संसद हमला यहाँ से, पठानकोट यहाँ से, 2019 का पुलवामा, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए, उसकी साजिश भी इसी जमीन पर बुनी गई थी। ब्राह्मोस तैयार थी, आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार, और उस रफ्तार में जुड़ी थी पुलवामा के 40 शहीदों की रूहें, पहलगाम के 26 पीड़ितों की मांओं का दर्द, मुंबई की उन सड़कों का गुस्सा जो 26 नवंबर 2008 को खून से रंग गई थी। ब्राह्मोस छूटी कुछ ही सेकंड, और बहावलपुर में जाइश का हेडक्वार्टर, जो दशकों से ताकत का घमंड था, धूल में मिल गया। रात 1:30 ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। 25 मिनट, 9 ठिकाने, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, भारत का एक भी जवान शहीद नहीं। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। IC 814 हाईजैक का मास्टरमाइंड, उसके 2 साले मोहम्मद यूसुफ आजर
और हाफिज मोहम्मद जमील भी ढेर हो गए। लश्कर के 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खड्डियान खास भी मारे गए। कुल मिलाकर मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार और 4 करीबी कमांडर इस एक रात में खत्म हुए। जब मसूद अजहर को ये खबर मिली तो वो पूरी तरह टूट गया। वो शख्स जो कभी भारत को धमकियां देता था, जो दूसरों की मौत पर जश्न मनाता था, जो खुद कभी मैदान में नहीं उतरा, उस शख्स के मुंह से निकला, काश मैं भी इस हमले में मारा गया होता। ये सिर्फ एक आतंकी की हार नहीं थी, ये भारत की ताकत का वो सबूत था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आतंकी ठिकाने तबाह होते देख पाकिस्तान घबरा गया, और घबराया हुआ पाकिस्तान वही करता है जो वो हमेशा करता आया है, निर्दोषों को निशाना बनाता है। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के 15 से ज्यादा शहरों में ड्रोन और मिसाइलें भेजी, सैन्य ठिकानों पर, नागरिक इलाकों पर, धार्मिक स्थलों पर। लेकिन भारत पहले से तैयार था। भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने करीब 50 ड्रोन हवा में ही जलाकर राख कर दिए। पाकिस्तान का एक भी हमला भारतीय जमीन पर सफल नहीं हुआ। जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कड़ी कार्रवाई की। लाहौर का एयर डिफेंस रडार और पूरा डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। एनओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 12 बेगुनाह नागरिक शहीद हुए, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी थे। भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। हर शहादत दिल को चीर गई, लेकिन भारत नहीं रुका। 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर आए विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके साथ थीं 2 अधिकारी, भारतीय थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, मुस्लिम, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हिंदू। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सोचा समझा और गहरा संदेश था। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा था। उन्होंने सोचा था कि भारत को धर्म के नाम पर तोड़ा जा सकता है। एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी ने उसी सोच को उसी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया, ये देश धर्म से नहीं बंटता। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही वर्दी पहनते हैं, एक ही झंडे के नीचे लड़ते हैं और एक ही देश के लिए जीते हैं। दोनों अधिकारियों ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखा। 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह, एक भी निर्दोष जान नहीं गई। ऑपरेशन सटीक था, ऑपरेशन सफल था। ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE को पूरी जानकारी दी। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी और जायज कदम बताया। और सबसे अहम बात, इस बार भारत के विपक्षी दलों ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। सभी ने एक सुर में सेना की तारीफ की, सरकार का साथ दिया। पूरा देश एक था, पूरा देश साथ था। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सफल सैन्य कार्रवाई है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। हर बार भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाया। हर बार दुश्मन को ये बताया कि भारत की सहन शक्ति की भी एक सीमा है, और जब वो सीमा पार होती है तो भारत सिर्फ बयान नहीं देता, इतिहास लिखता है। पहलगाम में एक आतंकी ने एक विधवा से कहा था, जाकर अपनी सरकार को बता देना। भारत ने बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 25 मिनट में 9 ठिकाने तबाह करके बिना एक भी अपना जवान खोए उन 26 मांगों के सिंदूर का हिसाब चुका दिया गया। यही है नया भारत। जय हिंद।